लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉमल के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो बॉमल है वो कैश होल्डिंग को किस चीज़ से कंपेयर करता है? इन्वेंट्री। माने जो दुकान अब एज ए स्टॉक जो गुड्स रखती है एज ए इन्वेंट्री, उससे कंपेयर करता है कैश होल्डिंग को। क्योंकि एक बिज़नेस को क्या चाहिए? इन्वेंट्री चाहिए, ताकि वो जो कंज्यूमर्स की डिमांड है उसको मीट कर सके, प्रोडक्शन को रनिंग रख सके। हाँ, लेकिन अगर वो गुड्स बहुत समय तक ऐसे ही पड़े रह जाएं और ख़राब हो जाएं तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा सामान आइडली भी नहीं रख सकता कि वो एक्सपायर हो जाए, ख़राब हो जाए। उसको वो जो इन्वेंट्री है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि कंज्यूमर की डिमांड को मीट कर सके, प्रोडक्शन रनिंग रहे। कहीं अगर बीच में प्रोडक्शन शॉर्ट पड़ जाए तो हम इन्वेंट्री से कुछ यूज़ कर सकें। तो सिमिलरली कैश को भी वो उसी रूप में देखता है, कैश को भी वो इन्वेंट्री के रूप में ही देखता है। तो कहता है कि इसी तरीके से जो लोग हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कैश को हैंड पे ऑन हैंड इसीलिए रखते हैं ताकि वो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। डे टू डे एक्सपेंसेस मतलब किस तरीके के एक्सपेंसेस हो गए? एक्सपेंसेस लाइक ग्रोसरीज, बिल्स, वेजेस, या और किसी काम के लिए जो पैसे ज़रूरत होते हैं वो सब। तो कहने का मतलब कि जो कैश की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है? वो उसके मीडियम ऑफ एक्सचेंज से आ रही है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज से आ रही है ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस स्मूथली हो सके। लेकिन कैश को ऐसे इन्वेंट्री अपने पास ज़्यादा रखने का भी नुकसान है। अगर ज़्यादा पैसे रखना क्या इन्वॉल्व करती है? एक क्लियर ट्रेड ऑफ हमें शो करती है। मतलब अगर हम ज़्यादा पैसे एट हैंड रखें तो वो पैसे अगर हमने यूज़ नहीं किए, आइडली रह गए, इन्वेस्ट भी नहीं हुए, तो हम अगर वो इन्वेस्ट होते तो क्या होता? हम उसमें कुछ इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते ना। तो हमने इन्वेस्ट नहीं किए, हमने वो पैसे अपने पास रखे कैश होल्डिंग के फॉर्म में। तो तुम कहाँ थे? तो क्लियरली अगर हमने पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो हम उसका इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते। बट क्योंकि हमने कैश होल्डिंग ज़्यादा रख ली, इस ट्रेड ऑफ में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने कैश होल्डिंग ज़्यादा रख ली तो हमने क्या पाया? लार्ज अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखने की वजह से हमने इंटरेस्ट को लूज़ कर दिया। वो इंटरेस्ट जो हम अगर कहीं इन्वेस्ट करते जो हमें मिलता, तो इस चीज़ को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर हमारे पास कम पैसे, ज़्यादा पैसे रखने पे तो ऐसा हो गया, बट अगर हम बहुत कम पैसे निकालते हैं, जैसे हमें जितने की ज़रूरत है हम सिर्फ उतने ही निकालें, तो हमें बार बार बैंक जाना पड़ेगा और जो हमारे एसेट्स हैं जिन पे हमने इन्वेस्ट किया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिक्विडिटी पे। तो इसका भी कॉस्ट लगेगा, ब्रोकरेज फ़ी लगेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब मिक्स होके आएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है। जैसे गुड्स की इन्वेंट्री मैनेज होती है वैसे हम कैश की इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। तो इसे हम कहेंगे कैश मैनेजमेंट। हम कैश मैनेजमेंट करेंगे जो ये इंश्योर करेगा, एक बैलेंस बनाएगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस ये बनाएगा, जिसमें वो देखेगा कि हम ज़्यादा पैसे आइडल भी ना रखें और बहुत कम पैसे भी ना रखें। एक बैलेंस क्रिएट करेगा जिसे हम कहेंगे ऑप्टिमल कैश बैलेंस। अब बॉमल क्या कह रहा है कि जो कैश होल्डिंग है, कैश होल्डिंग में रैशनल बिहेवियर चलता है। क्या चलता है? रैशनल बिहेवियर। क्योंकि एक तो बॉमल ट्रांजैक्शन मनी डिमांड पे बेस्ड है, प्रिकॉशनरी या स्पेक्युलेटिव जैसी
चीज़ों को वो नहीं कंसीडर कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन डिमांड को ही कंसीडर कर रहा है। और ट्रांजैक्शन डिमांड मतलब जो प्रिकॉशनरी, मतलब जो इमरजेंसी के लिए पैसे हम अलग करके रखते हैं या जो हम बॉन्ड्स में स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है कि ट्रांजैक्शन डिमांड पे बेस्ड है, बट कैसा ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन प्रेडिक्टेड है, वो ट्रांजैक्शन प्रेडिक्टेड है क्योंकि हम रैशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग सेंसिबल हैं, उन्हें पता है कि कितना पैसा हमें ज़रूरत है, हमारे खर्चे के लिए हमें कितना पैसा निकालना है, डे टू डे एक्सपेंस के लिए कितना चाहिए। तो वो ऐसा कोशिश करते हैं कि हम उतना ही निकालें जो हमारे पेमेंट्स को कवर कर सके, और जो बाकी पैसा है कैश का, उस पे हमें मिनिमम कॉस्ट देना पड़े, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमम हो, हमें बस जितनी की ज़रूरत है हम उतना पेमेंट करें और बाकी पैसे को हम इन्वेस्ट कर दें। सो अगर हम बॉमन के अजम्पशंस की बात करें तो क्या अजम्पशंस हुआ, पहला क्या हुआ कि पहले तो उसने प्रिकॉशनरी डिमांड को इग्नोर किया। इसका मतलब ये अज्यूम कर रहा है कि लोग एक्स्ट्रा पैसा इन केस सरप्राइजेस के लिए, इमरजेंसी के लिए अलग नहीं करते। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है वो स्पेकुलेटिव डिमांड को हटा रहा है, सो दैट नो वन इज़ होल्डिंग कैश। मतलब वो कैश जो होल्ड कर रहे हैं, वो होल्ड करने के पीछे ये पर्पस नहीं है कि वो वेट कर रहे हैं कि वो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं। वो जो कैश वो होल्ड कर रहे हैं वो पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो कैश होल्ड करके वो वेट नहीं कर रहे हैं कि हम वेट करें कि प्राइजेस कम हो या इंटरेस्ट बढ़े, इस तरीके का वो नहीं कर रहे। तीसरा वो क्या कह रहे हैं कि वो रैशनल बिहेवियर है, परफेक्ट फोरसाइट है, परफेक्ट फोरसाइट है, जिसमें कि जो रेगुलर पेमेंट है, एवरी रेगुलर पेमेंट, जैसा कि रेंट, वेजेस, यूटिलिटी बिल, ये सब चीज़ें पहले से हमें पता है और प्रेडिक्टेड हो रही हैं और स्मूथली पे हो रही हैं, जैसे एकदम स्टेडी फ्लो चल रहा है। तो हम मॉडल पे आते हैं, इसके मॉडल में बनाते हैं। कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी। टोटल अमाउंट ऑफ मनी कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेस एक्सपेक्ट करती है टू स्पेंड ऑन क्या, प्लान्ड प्रेडिक्टेड पेमेंट्स, प्लान्ड ही बोल देते हैं, प्लान्ड पेमेंट्स ड्यूरिंग अ सेट पीरियड, जैसे बिल, वेजेस एट्सेट्रा। ये कैश को पाने के लिए हमारे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस है कि वो पैसे बोरो कर सकते हैं। पैसे अगर हमने बोरो किए तो हमें क्या देना पड़ेगा, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या फिर हम विड्रॉ कर सकते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है एसेट्स पे, उस इन्वेस्टमेंट से हम विड्रॉ कर रहे हैं, जो हमें अर्न करके दे रही है इंटरेस्ट, जैसे बॉन्ड्स हो गया एटसेट्रा। विच मीन्स वो जो इंटरेस्ट रेट है, या विड्रॉ करने का क्या मतलब, वो इन्वेस्टमेंट से उन्होंने विड्रॉ कर लिया जिससे उनको इंटरेस्ट मिल रहा था। तो अब जब विड्रॉ कर लिया तो अब तो उनको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। तो ईदर वे, चाहे वो बोरो कर रहे हैं चाहे वो विड्रॉ कर रहे हैं, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देना पड़ रहा है। वो जो इंटरेस्ट आई है, लोन पे उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा था और इन्वेस्टमेंट में से वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे। तो ये जो आई नामक एंटिटी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है। माने the return they lose for every dollar या rupees kept as cash instead of
बीइंग इन्वेस्टेड। सही है। ये हमारा क्या दिखा रही है, ट्रेड ऑफ दिखा रही है बोमल के मॉडल में। तो जो कैश है वो हमें कन्वीनियंस दे रही है क्विक पेमेंट के लिए, लेकिन इसको होल्ड करने के लिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम जो हम इन्वेस्ट कर सकते थे। अब अगर हम विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, हम विड्रॉ करते हैं, तो वो विड्रॉ एक साथ हम नहीं कर रहे हैं। पिछले बार वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि हम इकट्ठे नहीं सारी की सारी इन्वेंट्री कैश की विड्रॉ करेंगे, हम कम कम छोटे छोटे अमाउंट्स में विड्रॉ करेंगे। तो वो हम समझ लो, उसको कह लो सी, वो सी साइज़ होगा, जो हम विड्रॉ करने का साइज़ होगा वो सी होगा। तो ये जो विड्रॉ है वो इवनली, बॉमल क्या कहते हैं कि इवनली स्पेस्ड है, इवनली स्पेस्ड ओवर टाइम। इवनली स्पेस्ड ओवर टाइम का मतलब जो कैश है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाता है जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाता है। मतलब इकट्ठे 24,000 चाहिए हमें, तो इकट्ठे 24,000 रुपये निकाल के हम इन्वेस्ट नहीं कर, मतलब खर्च नहीं कर रहे हैं, हम ग्रेजुअली निकाल रहे हैं। तो अगर 24,000 है तो पहली बार में सपोज़ 6,000 करके हम लोग निकाल रहे हैं, तो एक बार में 6,000 निकाल रहे हैं, ऐसे करके हम निकाल रहे हैं। तो 4 बार हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इस तरीके से बताता है। तो इवनली स्पेस्ड होता है पहली बात तो, और कैश ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाता है। तो ईच टाइम वो जो कैश विड्रॉ होता है उसमें हमें क्या पता है, ईच टाइम जो कैश विड्रॉ होता है उसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है वो क्या है, फिक्स्ड जो कॉस्ट हमें देना पड़ सकता है, ब्रोकरेज फ़ी देना पड़ सकता है, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैंक फ़ी है या ब्रोकरेज फ़ी है या कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जो हमें पे करना पड़ता है टू ऑब्टेन द कैश। सो बेसिकली ये जो सी वैल्यू है, अगर जो विड्रॉ करने का अमाउंट है सी, अगर ये लार्ज हो तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन लेस हो जाते हैं, और अगर ये छोटा छोटा अमाउंट पे हम निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारा की पॉइंट क्या है कि हम ऑप्टिमल विथड्रॉल साइज़ ये हम पता करें। मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं जो जिन्हें हमें बैलेंस करने हैं कि ज़्यादा पैसा कम पैसा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमें बैलेंस करके जो हमारा ऑप्टिमल विड्रॉल साइज़ होगा उसे हमें निकालना है। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या होता है पहले ये पता कर लेते हैं। विड्रॉल साइज़ निकालने के लिए पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसी को तो हम देखेंगे ना कैसे उसको ऑब्टेन करना है ऑप्टिमम अमाउंट। तो टोटल कॉस्ट पे हम क्या बोल सकते हैं कि पहले तो वो सम ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट जो कैश होल्डिंग की वजह से हम सफ़र करेंगे, प्लस ट्रांजैक्शन फ़ी, जितनी बार हम जाएंगे बैंक पैसा कन्वर्ट करने के लिए उसका ट्रांजैक्शन फ़ी हमें देना पड़ेगा, ये कम से कम हो, यही हम चाहेंगे, ये जो कॉस्ट है। और ये टोटल कॉस्ट कम से कम हो वाइल प्रोवाइडिंग इनफ कैश टू कवर ऑल पेमेंट्स, यही ना हम चाहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है दैट इज़ इक्वल टू आई प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। डेरिवेशन करने के पहले यहाँ अब हम डेरिवेशन लगाएंगे, उसके पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो बोमल का कैश मैनेजमेंट मॉडल है ये अचानक से नहीं आया, अर्ली वर्क्स पे ही बिल्ड होते चला गया। तो वो अर्ली वर्क क्या था, 1920 में एक रिसर्चर थे मेलन, इन्होंने क्या डेवलप किया था, प्रैक्टिकल लॉट क्वांटिटी फार्मूला।
ये फॉर्मूला क्या बताता था? ये बताता था कि जो बिजनेसेस हैं वो किस तरीके से जो अमाउंट है स्टॉक पे लगाने का, स्टोर करने का और खर्च करने का, तो ये जो प्रैक्टिकल लॉट क्वांटिटी फार्मूला है ये बिजनेसेस को क्या डिसाइड करने में हेल्प करता था? मोस्ट इकोनॉमिकल अमाउंट ऑफ स्टॉक टू ऑर्डर, एंड एक तो हमने स्टॉक पे लगाया, एंड स्टॉक टू ऑर्डर एंड होल्ड, सो दैट जो स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोर करने का जो कॉस्ट है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये बैलेंस हो। एंड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जब हम एसेट से हम लिक्विडिटी पे आते हैं तो वो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो अभी मेलन ने प्रैक्टिकल लॉट क्वांटिटी फार्मूला में भी एक मोस्ट इकोनॉमिकल अमाउंट ऑफ स्टॉक टू होल्ड, स्टोर और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बैलेंस के बारे में बात की। बाद में हमारे पास आए टी.एम. विटिन। इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया, किस किस एरिया में ये गए? उन्होंने ने इस इन्वेंट्री आइडियाज़ को और फर्दर एक्सप्लोर किया और दिखाया कि किस तरीके से इसको हम ब्रॉड इकोनॉमिक थ्योरी में जोड़ सकते हैं और बिजनेस साइकिल एनालिसिस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस साइकिल एनालिसिस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जब बॉमल आया तो बॉमल ये सोचने लगे कि किस तरीके से पीपल एंड फर्म ये दोनों कैश को डेली ट्रांजैक्शन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये सेम लॉजिक हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इन सारे इकोनॉमिस्ट के वर्क को उन्होंने एक्नॉलेज करके बताया। कैसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ अपना थ्योरी दिया और बाकी लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया, तो उन्होंने सारे इकोनॉमिस्ट के वर्क को एक्नॉलेज किया, इंक्लूडिंग केनेथ एरो, हैरिस, इन सब के वर्क को उन्होंने इंक्लूड किया, और जो भी उनके इस थ्योरी में उनके साथ थे, उनके स्टूडेंट्स, उनके कलीग्स, उनके साथ पढ़ने वाले इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने सबको एक्नॉलेज किया। अरे रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? फिर कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ? एनीवेज, अब हमने यहाँ पे लिखा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वो इंटरेस्ट जो हम लूज़ कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या चीज़ है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा टोटल कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, मतलब विड्रॉ करने के टाइम पे, पैसा विड्रॉ करने के टाइम पे जो हमारा कॉस्ट है उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। ये बी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, से ब्रोकरेज फ़ी, बैंक फ़ी, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें और क्या रिप्रेजेंट करता है कि टाइम और एफर्ट जो ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो जब हमें टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ विड्रॉल है इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? नंबर ऑफ़ विड्रॉल्स। ऐसे तो करते हैं। अगर हमें टोटल कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो हम विड्रॉल कॉस्ट, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट माने विड्रॉल कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ़ टाइम्स। नंबर ऑफ़ टाइम्स हमारा जो विड्रॉ हो रहा है उसको, तो नंबर ऑफ़ टाइम्स हम कैसे निकालते हैं? कल के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो टोटल अमाउंट होती है उससे हम जो विड्रॉ करते हैं उस अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं। कि अगर हमें 24,000 निकालना है और हम 6-6 हज़ार करके उसको निकाल रहे हैं, तो हम कितनी बार में उसको निकाल पाएंगे? 4 बार में। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इनटू जो हम मनी विड्रॉ कर रहे हैं रिप्रेजेंट्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B इंटू टी अपॉन सी इज इक्वल टू बी टी अपॉन सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात ये है कि जो हम विड्रॉ कर रहे हैं पैसे सी, हम इवेंचुअली विड्रॉ करते हैं, हमारे पास 24,000 है और विड्रॉ करके हम उसको कम्प्लीटली, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में 24,000 है और एक साल में हम इस पूरे 24,000 को ज़ीरो खर्च करेंगे। 24,000 को हमें पूरा खर्च करना है, बस कैसे करना है ये हमारे ऊपर है कि हम 6,6 हज़ार निकाल के करें, 4,4 हज़ार निकाल के करें, वो अपने हैं, अपने ऊपर है। बट 24,000 को हमें पूरा यूटिलाइज़ करना है। तो जो हमारा इनिशियल अमाउंट है वो 24,000 है और फाइनल अमाउंट हमें ज़ीरो करना है। तो अब हम इसका एवरेज जब निकालेंगे तो वो C/2 ना हो जाएगा, ये हमारा एवरेज अमाउंट हो जाएगा। ये एवरेज इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है टिपिकल अमाउंट ऑफ मनी, typical amount of money sitting idly and not earning interest। और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो एवरेज निकालना इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी, इसलिए यहाँ पे है। तो ये कैसे इसका क्या फ़ायदा क्या है कि जितना ज़्यादा एवरेज रहेगा, जो एवरेज कैश बैलेंस है वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हम पोटेंशियली लूज़ कर रहे इंटरेस्ट पे, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा कि कैसे टोटल जो कॉस्ट है होल्डिंग कैश का के मॉडल में वो सिंप्लीफाई करके हमें मदद करेगा ये एवरेज अमाउंट। कि सपोज़ जो C/2 अगर हम देखें तो ये C/2 क्या क्या शो कर रहा है कि ऑन एवरेज हमारे पास आधा पैसा हमने निकाल लिया और आधा हमारे पास बचा हुआ है, आइडियली बैठा हुआ है, जिस पे हमें कोई इंटरेस्ट रेट हम अर्न नहीं कर रहे हैं। ये मतलब हुआ ना इसका। तो ये जो हमारा आई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, आई हमें दिखा रहा था कि कितना रिटर्न हम पा सकते थे अगर हमने इन्वेस्ट किया होता। तो जब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश एक साल के लिए देखना होगा, तो हम क्या करेंगे, आई इंटू C/2, हम इसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या मेजर कर रहा है, वो पैसे जो हम गिव अप कर रहे हैं कैश को अपने पास मतलब वो हम इंटरेस्ट को गिव अप कर रहे हैं बाय कीपिंग कैश अवेलेबल इंस्टेड ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इट, हम अपने पास कैश रख रहे हैं। ये मतलब हुआ, तो जो टोटल कैश है, कैश होल्ड करने का जो कॉस्ट है, तो एक तो जो होल्ड कर रहे हैं और जो इंटरेस्ट हम लूज़ कर रहे हैं, ये है हमारा टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, ये हमें वो बता रहा है। तो अब अगर हमें टोटल कॉस्ट की बात जब हम कर रहे थे तो हमने क्या क्या बोला था, आई प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात की थी। तो अभी हमने ये इसको ऐसे लिख TC प्लस आई, एक ही बात है, जैसे लिखे जैसे लिखे। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का था वो हमने पिछले पन्ने में कैसे निकाला था, उसको BT/C ये निकाला था। और टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश को हमने अभी कैसे बताया, C/2। ये हमारा एंटायर कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग कैश है। क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग कैश। ये टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश है।
इधर टोटल कॉस्ट ऑफ विड्रॉल हम देख रहे थे, अब हम क्या देखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग कैश। वो ये है जिसमें हमारा ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग विड्रॉल। कि अगर सी छोटा है तो जो विड्रॉ करने का अमाउंट है वो क्या होगा, अगर सी छोटा है, सी विड्रॉल कॉस्ट है ना, मतलब जो हम मनी विड्रॉ कर रहे हैं वो है। तो अगर हम छोटे छोटे अमाउंट में विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ विड्रॉल हमें पता करना है और हमें पता है कि सी अगर स्मॉल है तो हम ज़्यादा ऑफेंट विड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि ये अभी हमने क्या बताया था कि अगर सी बड़ा होता है तो जैसे 24,000 है और अगर सी बड़ा है, सपोज़ 12,000 है, तो 24,000 अपॉन 12,000 दो ही बार निकला। अब अगर हम इसको छोटा छोटा कर दें, 4,000 के हिसाब से हम इसको निकालने लगे तो ये कितना हो गया, 6 बार हुआ ना। तो जितना 6 बार ट्रांजैक्शन हुआ, तो 6 बार ट्रांजैक्शन होने के लिए हम 6 बार बैंक गए, तो जितना स्मॉल अमाउंट होगा उतनी बार हमें जाना पड़ेगा बैंक में। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग आइडल कैश। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड विड्रॉल कॉस्ट। मिनिमाइज करना है तो इस कॉस्ट को हम मिनिमाइज करें, खर्चा कम करें, यही तो हमारा गोल है ना। तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया, ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गया। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जिसमें हम मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड विड्रॉइंग कैश। तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन होगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है, हम उसको लेंगे और फिर उसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो इसको टोटल हमारा कॉस्ट का फंक्शन क्या है, यही है। अब इसको हमको मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा d/dc bt/c प्लस ic/2, यही होगा ना। अब हमें इसको डेराइव करना है, डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो सपोज़ ये सब सेपरेट कर लो, जैसे इसका डेरिवेटिव निकालना सपोज़। तो ये क्या है, ये जो c है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, bt इंटू सी टू द पावर -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसको अगर हमें ऊपर लाना है तो -1। अब अगर ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड अमाउंट है ना, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड ट्रांजैक्शन हम करते हैं, प्लान्ड, फिक्स्ड, स्मूथली फिक्स्ड अमाउंट, तो इसको कांस्टेंट समझ के अब हम इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, इसका पावर -1 है। तो जब डिराइव करेंगे डेरिवेटिव तो फिर इसका वैल्यू कैसे आएगा, इसका वैल्यू आएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 BTC। ये क्या हो जाता है, डेरिवेशन में जब हम कोई पावर है उसको हम -1 करते हैं, तो अगर इसका पावर -1 है तो इसका -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हो गया। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, c टू द पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं -BT/c का स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं, जब हम इसको डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेशन ऑफ IC/2। ठीक है, पहले तो I/2 को बाहर कर लो, अब C को करना है। तो अगर सिर्फ C है, ये वेरिएबल हम समझ रहे हैं, c टू द पावर 1 है, तो क्या होता है, से हम अगर x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है, 1 हो जाता है ना, तो इसका भी 1 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, I/2। अब इन दोनों को साथ में रखते हैं, मैंने जो हम जिस
फंक्शन को हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे, वो कॉस्ट का फंक्शन था ना, अब हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किया था, तो हो जाएगा माइनस बी टी अपॉन सी स्क्वायर प्लस I/2, यही होगा। अब हमें मिल गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमारा हमने ऑब्टेन कर लिया। तो डेरिवेटिव हमें क्या बता रहा है? डेरिवेटिव हमें बता रहा है कि हाउ टोटल कॉस्ट चेंजेस इफ वी मेक विड्रॉवल्स बड़ा या छोटा, मतलब विड्रॉल्स लार्जर और स्मॉलर। अब हम इस डेरिवेटिव को इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें इसे ज़ीरो पे क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें बैलेंस पॉइंट पता करना है, बैलेंस पॉइंट पता करना है, इसलिए हम इसको ज़ीरो पे रखेंगे। जो डेरिवेशन जो कर डिफ्रेंशिएशन जो करते होंगे उनको आइडिया होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो बैलेंस पॉइंट निकालना है, तो जो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स को हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। इक्वल टू ज़ीरो रखने पे क्या हो जाएगा? I/2 ये उधर चला जाएगा, BT/C स्क्वायर, यही होगा। इसको ऊपर ले आओ, वेरिएबल को नीचे क्यों रखें, चलो वेरिएबल को भी हम ऊपर कर लेते हैं, इज इक्वल टू BT, यही हुआ। अब C स्क्वायर को अकेले कर दो, BT अपॉन I, और ये 2 को भी यहाँ ले आओ। अब ये स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अपॉन I। हाँ, तो ये वही अमाउंट है, ऑप्टिमल अमाउंट, जिससे हम विड्रॉ करेंगे, जो हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज़ रखेगी। ठीक है।